India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केजरीवाल की बेल और रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, बिना सबूत के हुई गिरफ्तारी, चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। ईडी ने कहा, हमारे पास है व्हाट्सएप चैट और आयकर डाटा, हमने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिस में डिस्क्लेमर डालने में विफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट पर दिखाई सख्ती। शरद पवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई तो गंभीर कार्रवाई होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने को कहा। राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया, एमपी एमएलए के खिलाफ 561 मामले विभिन्न चरणों में हैं लंबित। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। शरद पवार ने घड़ी चुनाव चिन्ह पर आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अजीत पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आरोप लगाया गया है कि अजीत पवार गुट ने विज्ञापन पर डिस्क्लेमर नहीं लगाया है। शरद पवार ने गैर अनुपालन पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अदालत के आदेश का पालन करने के बजाय अजीत पवार के गुट ने आदेश में ढील देने के लिए एक आवेदन दायर किया था। डिस्क्लेमर न होने पर शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पूछा है कि 19 मार्च के कोर्ट के आदेश के बाद कितने विज्ञापन प्रकाशित किए गए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजीत पवार गुट विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिस में अस्वीकरण या डिस्क्लेमर प्रकाशित करने के पहले अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। अजीत पवार गुट को आवंटित घड़ी का प्रतीक अभी भी न्यायिक जांच के अधीन था। इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष किया। सिंघवी ने गैर अनुपालन पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर प्रकाश डाला कि अदालत के आदेश का पालन करने की बजाय अजीत पवार के गुट ने आदेश में ढील देने के लिए एक आवेदन दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उसके आदेश के बाद अखबारों में दिए गए विज्ञापनों का ब्यौरा देने को कहा है। दरअसल अदालत ने निर्देश दिया था कि एनसीपी अपने सभी विज्ञापनों में यह डिस्क्लेमर जरूर देगी कि घड़ी चिन्ह का उपयोग एक विचाराधीन मामला है। इसी को लेकर शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने आरोप लगाया कि अजीत पवार गुट ने अनुपालन नहीं किया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अजीत पवार गुट से यह दिखाने के लिए कहा कि 19 मार्च के कोर्ट के आदेश के बाद कितने विज्ञापन प्रकाशित किए गए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। शरद पवार गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 19 मार्च को अदालत ने तर्कसंगत आदेश पारित किया था, जिसमें अजीत पवार समूह यह विज्ञापन जारी करने के लिए कहा गया था कि घड़ी चिन्ह का आवंटन इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है और इस चिन्ह का उपयोग फैसले के आधार पर होगा। भले ही 19 मार्च को विस्तृत आदेश पारित किया गया, लेकिन अजीत पवार की ओर से इसका पालन नहीं किया गया। इस आदेश में ढील देने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा आवेदन दायर किया गया। सिंघवी ने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि उन्होंने निर्देश का अनुपालन नहीं किया है और बिना डिस्क्लेमर के उनके द्वारा विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इस अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया है, जिसमें तर्कसंगत आदेश में ढील देने की मांग की गई है। इसे बदला नहीं जा सकता। सिंघवी ने कहा कि हम चुनाव के बीच में हैं। न्यायालय ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नीत पार्टी के धड़े से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अखबारों में यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटन का मुद्दा अदालत में विचाराधीन है और इस घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग फैसले के आधार पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य को उन वकीलों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करने वाले एक मामले में सम्मान के प्रतीक के रूप में वरिष्ठ वकील डॉक्टर अशोक निगम को 1 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिन्हें 2004 में एक शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा पीटा गया था। 2007 में डॉक्टर निगम द्वारा दायर याचिका में घायल वकीलों को मुआवजा देने के साथ साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस कार्रवाई में खुद वरिष्ठ वकील भी चोटिल हो गए थे। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 20 मार्च को यह टिप्पणी करते हुए कि मामला काफी पुराना है, वरिष्ठ वकील से पूछा कि वो किस मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर निगम ने जवाब दिया कि वो न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी मुआवजे को स्वीकार करेंगे, क्योंकि लड़ाई वकीलों के सम्मान के संबंध में अधिक है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठता के कद और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ता डॉक्टर अशोक निगम के सम्मान को देखते हुए हम प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 1 रुपए का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि डॉक्टर निगम एल्डर्स कमेटी के इस दौरान अध्यक्ष हैं और लखनऊ पीठ के एक प्रमुख वकील भी हैं। पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए पहले नियुक्त एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले आयोग ने यह कहते हुए मामले को बंद करने की सिफारिश की थी कि समय के साथ चीजें शांत हो गई हैं। हालांकि 2020 में कोर्ट ने कहा था कि चूंकि मामले में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा वकीलों की बेरहमी से पिटाई का आरोप शामिल है, इसलिए इस मुद्दे को सुझाए गए तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है। और उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि कपूर की पत्नी का उनके प्रति आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था। इसमें कहा गया कि पत्नी का आचरण हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खंड 1 उपधारा IA के दायरे में आता है और पारिवारिक अदालत ने तलाक के लिए कपूर की याचिका को अनुमति नहीं देकर गलती की है। कपूर की शादी साल 2008 में हुई और 2012 में उनको उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उनका मामला था कि शादी के दौरान उनकी पत्नी को
उन्हें और उनके परिवार को धमकाने के लिए पुलिस को फोन करने की आदत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर 2016 में जब वो राज स्टूडियो में मास्टर शेफ इंडिया की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ स्टूडियो में घुस गई और उनके कार्यस्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्हें उसके खिलाफ आदेश मिला। कपूर ने यह भी कहा कि चूंकि उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें मीडिया में झूठी अफवाह फैलाने और उनके माता पिता के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज करने की धमकी दी। एक बार तो उनकी पत्नी ने उन्हें शूटिंग पर जाने से ठीक पहले थप्पड़ भी मार दिया था। उनकी पत्नी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अपने परिवार और पति की मदद के लिए अपने पेशेवर करियर से समझौता किया। उन्होंने कहा कि उनके ससुराल वाले नियमित रूप से उन्हें घर का काम करने के बजाय नौकरी करने के लिए ताना मारते थे और छोटे छोटे कारणों से बार बार उन्हें अपमानित करते थे, क्योंकि वो एक आदर्श बहू की उनकी रूढ़िवादी परिभाषा में फिट नहीं बैठती थी। कोर्ट ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि पति या पत्नी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है। कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि एक महिला से पूरे घर के लिए काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, हालांकि जब एक महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा से घर की जिम्मेदारियां उठाती है तो वो ऐसा अपने परिवार के प्रति प्रेम के कारण करती है और इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करके अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भ्रामक विज्ञापनों को रोकने में विफल रहने के लिए अदालत के समक्ष पेश किए गए आकस्मिक माफी हलफनामे पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में शपथ लेने के बाद उसकी अवहेलना की है, यानी कि ये परजूरी की गई है। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार परजूरी होता क्या है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इस पर आपको जानकारी देने वाले हैं। एब्सोल्यूट डिफायंस, पर्जरी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को मिसलीडिंग एड्स केस में माफी के एफिडेविट पर फटकार लगाई। लेकिन पर्जरी क्या है? सीधे शब्दों में पर्जरी का मतलब है किसी न्यायालय में जानबूझकर झूठा बयान देना, चाहे तो ओरल हो या रिटन। इस ऑफेंस का जेनेसिस सेक्शन 191 और सेक्शन 192 आईपीसी में मिलता है, जहां सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस और सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की बात करता है। सेक्शन 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस की बात करता है। कोई भी इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर दे या फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज होने के पर्पस से दे तो उसकी सजा 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। और अगर कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस किसी और केस में दे तो उसकी सजा 3 साल तक की हो सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल और रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि बिना किसी पूछताछ, बयान आदि की गिरफ्तारी हुई है, चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है और पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं ईडी ने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट, आयकर विभाग का डेटा भी है, इसमें मनी ट्रेल शामिल है। हमारे पास आयकर विभाग का बहुत सारा डेटा भी है और इसमें मनी ट्रेल है। हमने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। कोर्ट ने कल गुरुवार यानी 4 अप्रैल को वकील अमित देसाई को मामले में लिखित जवाब दाखिल करने का समय दिया। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला दे सकती है। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत की हिरासत को चुनौती दी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल के लिए पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने
कहा, कोर्ट को ये देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। यहाँ चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है और पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सिंघवी ने कहा, आप स्पष्ट रूप से बिना किसी पूछताछ, बयान आदि के गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी की टाइमिंग ही ईडी की मंशा पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है। ईडी के पास पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लायक कोई सबूत भी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि पहले समन और गिरफ्तारी के बीच केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया गया और बिना बयान को दर्ज किए इस केस में उनकी गिरफ्तारी की गई। सिंघवी ने कहा, पीएमएलए की धारा 45 के मुताबिक ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मौजूद है। इसके अलावा धारा 19 के तहत न गिरफ्तारी का आधार न सबूत है। फिर भी आप केजरीवाल को दोषी मानकर चल रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। ईडी यह साबित नहीं कर पाई है कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। सिंघवी ने पूछा कि क्या केजरीवाल के भागने की संभावना थी? क्या उन्होंने 1.5 साल में किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की? क्या उन्होंने पूछताछ से इनकार किया? हमने ईडी के हर समन का विस्तार से जवाब दिया है। सिंघवी ने कहा, जब मंगूटा ने मेरे खिलाफ बयान दिया उसके 10 दिन के बाद ही जमानत मिल जाती है। यह पूरी तरह से अनुचित है और आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के विपरीत और उसका सरासर मजाक है। सिंघवी ने अपनी दलील में राघव रेड्डी, मंगूटा रेड्डी और इसके साथ ही शरद रेड्डी के बयानों का हवाला देते हुए कहा, आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों ने अपनी शुरुआती बयान में केजरीवाल की भूमिका का कोई जिक्र नहीं किया। जब ईडी के मनमाफिक बयान दिया गया तो इन्हें जमानत मिल गई। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। इसके एवज में कुछ ने राजनीतिक पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा भी दिया। सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा, ईडी केजरीवाल के खिलाफ प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता नहीं लगा पाई। एजेंसी जिन पैसे की बात कर रही है वो कहाँ है? वो पैसा किसे मिला? इसका भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये दर्शाता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की मंशा कुछ और ही थी। एएसजी राजू ने कहा, निचली अदालत में केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि कोर्ट चाहे तो उन्हें रिमांड पर भेज दे, लेकिन यहाँ पर वो खुद रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। उनकी ये याचिका कुछ और नहीं बल्कि पीएमएलए धारा 45 से बचने के लिए जमानत याचिका है। एएसजी राजू ने कहा, अगर रिमांड पर भेजे जाने के पहले आदेश और गिरफ्तारी को हाई कोर्ट रद्द भी कर दे तब भी निचली अदालत के रिमांड पर भेजे जाने के बाद के 2 आदेश कायम रहेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ चुनौती ही नहीं दी है। एएसजी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध स्पष्ट और संदेह से परे है। कोर्ट ने माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है, इसलिए कोर्ट ने मामले में दाखिल पहले आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। संज्ञान अपराध का, अपराधी का नहीं। एएसजी का कहना है कि केजरीवाल के मामले में जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यहाँ इस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं जिससे मामले में पूरी ही जांच हो गई हो और मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो गया हो। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि कैलाश गहलोत का घर और सीएम दफ्तर सीएम के घर के ठीक बगल में था और विजय नायर कैलाश गहलोत के दफ्तर में काम कर रहा था। वो आसानी से उस घर में जा सकता था। जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। एएसजी ने मामले में कोई रिकवरी नहीं होने पर दलील देते हुए कहा कि उनका कहना कोई पैसा नहीं मिला, जबकि सच ये है कि पैसा तो गोवा चुनाव में खर्च किया गया। उनका कहना है कि घोटाला हुआ है तो मेरे घर में कुछ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। जब आपने पैसा किसी और को दे दिया तो आपके घर पैसा कहाँ से मिलेगा? एएसजी राजू ने कहा, केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल है। केजरीवाल व्यक्तिगत और परोक्ष रूप से इसमें शामिल है। एजेंसी के पास मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का काफी प्राथमिक सबूत है। हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत भी हैं। ये मामला चुनाव से बहुत पहले का है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं। शराब नीति में हेराफेरी करके मुनाफा कमाया गया और रिश्वत ली गई। ये बात बहुत पहले की है। ऐसा नहीं है कि हम अभी से सक्रिय हुए हैं। एएसजी ने कहा कि अगर लाश न मिले तो कत्ल का मुकदमा नहीं चलता।
एएसजी ने कहा, अगर एक सामान्य आदमी कोई अपराध करता है तो उसे जेल जाना ही होगा, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग अपराध हत्या से भी बदतर है, क्योंकि हत्या तो आवेश में भी की जाती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग ठंडे दिमाग से सोच समझकर किया जाता है। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को, विक्रेताओं, विज्ञापन दाताओं और कर्मचारियों को नकद में भुगतान किया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। एएसजी ने हाई कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसके लिए हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान के साथ हमारे पास आयकर विभाग का बहुत सारा डेटा भी है। इसमें मनी ट्रेल शामिल है। हमने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है कि पैसे का उपयोग हो गया हो और इसलिए वो नहीं मिल रहा हो। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का इतना प्रभाव है कि उनकी पिछली चार्जशीट की कॉपी और चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज मिल गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य में सांसदों और विधानसभा सदस्यों या विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति सत्यनारायण प्रसाद की पीठ ने राज्य को इस साल 20 जून तक मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने एक स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर निर्देश जारी किए, जो वर्तमान और साथ ही पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में जांच और मुकदमे की गति की निगरानी के लिए सभी उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2020 में शुरू की गई थी। मंगलवार को तमिलनाडु के महाधिवक्ता PS रमन और राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य में MP MLA के खिलाफ 561 मामले लंबित हैं। एजी ने कहा कि इनमें से 20 मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे और इन 20 में से 9 मामले सुनवाई के उन्नत चरण में थे। न्यायालय ने प्रस्तुतियां दर्ज की और निर्देश दिया कि जो मामले आरोप तय करने के लिए लंबित थे उनमें तेजी लाई जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा, सरकारी अभियोजक इन मामलों का जायजा लेंगे। जांच के तहत कई मामले भी हैं, उन पर भी प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.